Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 8, 10th Computer Science, chapter number 1. बच्चे पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता होगा हमने एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू की थी और एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज के दो और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कि हमने एक एल्गोरिदम लिखना है सर्कल का एरिया फाइंड करने का, जबकि हमें सर्कल का रेडियस बताया गया हो। दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूज़र रेडियस एंटर करे तो हमने फिर अपना एल्गोरिदम ऐसा एफिशिएंट डेवलप करना है कि यूज़र से रेडियस लेके और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और एरिया कैलकुलेट करके उसको हमने रिज़ल्ट के तौर पे आउटपुट करना है, दिखाना। तो अब इसमें क्या है बेटे, दो किस्म की टेक्निक्स एल्गोरिदम बनाने के लिए आपके लेवल पे आपको नज़र आएंगी। आपकी बुक में जो टेक्निक फॉलो की गई है मैं उसको भी बताऊंगा। आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी देखेंगे, उसमें जो टेक्निक फॉलो की गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोनों तरीक़ों से मैं आपको समझा दूंगा। आज हमने दो क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन मैं एक तरीके से करवा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से करवा दूंगा। नतीजतन ये कि आप दोनों तरीके सीख लेंगे और आराम से आपको अपना काम करना आ जाएगा। बेटे दोनों में से कोई भी आप एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो एल्गोरिदम है उसके बारे में अब हम देखते हैं कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है जबकि उसका रेडियस दिया गया हो। तो कुछ बुनियादी बातें 1-2 मिनट में हम देखें कि सर्कल, ये देखें, ये इसका सेंटर, ये रेडियस। तो सर्कल का एरिया कौन सा रीजन होगा? ये सर्कल का एरिया पूरा जो मैंने शेड कर दी। सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अगर पाई को आप कंप्यूटर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये तकरीबन 22/7 या ये तकरीबन 3.14 के इक्वल होता है। और आर स्क्वायर आपने लिखना है तो ये दो तरीक़ों से कंप्यूटर में लिखा जाता है, आर मल्टीप्लाइड बाय आर, या आर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर और कैरेट का सिंबल डाल के पावर 2। तो ये जो सिंबल होता है, मैं अलग से इसको लिख के दिखा रहा हूँ, ये कैरेट सिंबल कहलाता है। और किसके लिए इस्तेमाल होता है? पावर के लिए या एक्सपोनेंट के लिए कैरेट का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये बुनियादी बात थी। अब इसको सामने रखते हैं और एल्गोरिदम का आगाज़ करते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन में करूँगा। सबसे पहले देखें, जैसे फ्लो चार्ट्स बनते हैं, अब देखेंगे फर्दर एल्गोरिदम्स में भी और फ्लो चार्ट्स में भी हमेशा एंट्री के लिए और एग्ज़िट के लिए बताया जाता है। एंट्री के लिए और एग्ज़िट के लिए टर्मिनल्स इस्तेमाल होते हैं फ्लो चार्ट्स में, और एल्गोरिदम्स में एंट्री और एग्ज़िट के लिए स्टार्ट और एंड या बिगिन या स्टॉप ये इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट पहला स्टेप, पहला मरहला ये इंडिकेट करेगा कि आपका एल्गोरिदम उसका आगाज़ हो चुका है स्टार्ट से। ठीक है, पहला स्टेप स्टार्ट। चूंकि बेटे अगर आप स्टार्ट और एंड ये नहीं लिखेंगे तो कोई शख्स है उसको क्या पता चलेगा कि एल्गोरिदम का आगाज़ हो चुका है और इख्तिताम हो चुका है? वो समझेगा शायद और भी कोई प्रोसेस है या किसी और पेज पे इस एल्गोरिदम का कोई और हिस्सा बताया गया है। तो बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि कोई काम शुरू हुआ है और कोई काम ख़त्म हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि एल्गोरिदम के शुरू में एंट्री पॉइंट उसका बारे में बताया जाए, उसको इंडिकेट किया जाए। तो क्या है, हम स्टार्ट बताएंगे। ऐसे ही जब एल्गोरिदम ख़त्म होगा तो एग्ज़िट के लिए बताएंगे या एंड के लिए बताएंगे कि अब फ्लो चार्ट, अब उसका एल्गोरिदम का इख्तिताम हो गया। तो
फ्लो चार्ट्स में भी यही दोनों इस्तेमाल होंगे, आपको दोनों जगह पे नज़र आएंगे, इसलिए मैं दोनों बातें साथ साथ कर रहा हूँ। अगरचे फ़्लो चार्ट की बातें कबल अज़ वक्त हैं, अगले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस करना है, लेकिन साथ ही जो है मैं ये चाह रहा था कि बातें आपके जहन में हों ताकि नेक्स्ट भी हमारे काम। तो पहला स्टेप क्या हो गया? स्टार्ट। दूसरा स्टेप इनपुट रेडियस। बेटे इनपुट से क्या मुराद है? यूज़र ने कीबोर्ड से कोई चीज़ एंटर करनी है। एल्गोरिदम में इनपुट से मुराद ये होता है सिस्टम के अंदर यूज़र कोई डेटा दाखिल करता है, उससे मुराद इनपुट हो गया। दूसरी बात, सिस्टम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल अगर दाखिल हो रहा है तो वो भी इनपुट में शुमार होगा। सिस्टम के अंदर कोई रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, वो भी इनपुट में शुमार होगा। तो ये बात याद रखनी। अब हमने इनपुट क्या देना है? रेडियस। यहाँ पे देखें इनपुट लो। अब इसमें एक बात याद रहे कि मैंने कुछ चीज़ें कैपिटल में लिखी हुई हैं और कुछ नॉर्मल मैंने केस में लिखी हैं कि उसमें पहला लफ्ज़ कैपिटल आ गया, बाकी स्मॉल लिख दिया। और ये क्यों है? एक तो बात ये कि जो फ़्लो चार्ट को फार्मूलेट करने के लिए जो इस्तिलाहात हैं, मैंने या आप देखेंगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो होंगी उनको मैं दानिस्ता कैपिटल में लिखूँगा। स्मॉल पे भी आप लिख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। पहला लफ्ज़ कैपिटल लिख के बाकी स्मॉल में लिख लें तो भी कोई हरज नहीं है, लेकिन सारे मैंने कैपिटल में लिखा है तो इससे देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई इंस्ट्रक्शन है या ये फार्मूलेशन के लिए कोई इस्तिलाह है, कोई टर्म इस्तेमाल हो रही है कोई ख़ास काम करने के लिए। इस वजह से मैंने इनको कैपिटल में लिखा है। तो स्टार्ट फ़्लो चार्ट का आगाज़ करने के लिए था, इसका एल्गोरिदम का आगाज़ करने के लिए था, तो इसलिए स्टार्ट भी कैपिटल में लिख दिया। यहाँ पे इनपुट देखें, ये भी चूँकि यूज़र से इनपुट लेना है और क्या लेना है? रेडियस। और रेडियस हमने लेके क्या करना है? आर नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। यहाँ पे एक चीज़ नई हम सीख रहे हैं, वेरिएबल। बेटे कंप्यूटर से ने जो भी यूज़र उसको इनपुट देता है वो चीज़ उसने कहीं ना कहीं स्टोर करनी है, तो वो कहाँ पे स्टोर करेगा? अपनी मेमोरी के अंदर। तो रन टाइम पे उसको जो मेमोरी एलोकेट की जाती है कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, वो मेमोरी लोकेशन उसको ख़ास नाम दे दिया जाता है और उस पर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। चुनाचे वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेरिएबल कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वेरिएबल्स ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनको कोई नाम दे दिया जाता है और आसान सादा सा नाम दे के, और जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है एग्जीक्यूशन के दौरान वो मेमोरी लोकेशंस आपको मिल जाती हैं और एग्जीक्यूशन के दौरान उसके अंदर डेटा, कंप्यूटेशंस के रिज़ल्ट्स वगैरह वो स्टोर किए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो आर नाम की मेमोरी लोकेशन पे यूज़र से जो रेडियस लिया गया वो लेके रख लिया। दूसरे लफ्ज़ों में आर वेरिएबल के अंदर रेडियस को स्टोर कर लिया। फ़र्ज़ किया वो रेडियस कहता है जी 5 आप समझ लें, अगर यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इंचज़ है, फीट है, वो जो भी यूनिट है 5 यूनिट सपोज रेडियस, तो आर के अंदर 5 स्टोर। उसके बाद रेडियस आपने यूज़र से ले लिया, फिर आपने करना ये है कि कुछ कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। तो वो कैलकुलेशन क्या है कि आपने सर्कल का एरिया निकालना। रेडियस आपको पता चल गया, एरिया आपने निकालना। एरिया निकालने का फार्मूला मैंने जैसे बताया वो है पाई आर स्क्वायर। अब कंप्यूटर में ऐसे अगर आप पाई लिखेंगे और ऐसे आर की पावर 2 लिख देंगे तो वो नहीं पहचानेगा कि ये क्या लिखा है, इसको वो एरर दे देगा। तो इंस्ट्रक्शन देने का एक ख़ास मैकेनिज़्म है, सिंटैक्स है, तो उसके मुताबिक फिर आप क्या लिखेंगे?
पाई को 22/7 या 3.14 कर लेंगे और आर स्केयर को आर मल्टीप्लाइड बाय आर लिख लेंगे या आर स्केयर आर की पावर 2। पावर लिखने के लिए एक कैरेट का सिंबल इस्तेमाल होता है, ये कप शेप जो है कैप होता है और ये पावर या एक्सपोनेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो एरिया आपने कंप्यूट करना है, एरिया स्टोर करने के लिए ए नाम का आपने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम मैंने बिल्कुल मुख्तसर और सादा सा रखा ए, चुनाचे क्या होगा पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्केयर। पहले आर की पावर 2 ली जाएगी, रेडियस का स्केयर किया जाएगा, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो जवाब आएगा वो फिर क्या होगा वो आर के अंदर स्टोर होगा। चुनाचे इस पूरी कैलकुलेशन का जवाब ये एरिया ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, आउटपुट करेंगे एरिया को। तो ए नाम की मेमोरी लोकेशन या ए वेरिएबल में जो कुछ है वो दिखा देगा और स्टेप नंबर 5 एंड हो जाएगा, आपका एल्गोरिदम उसका इख्तिताम हो गया। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे एल्गोरिदम चूँकि आप लिख रहे कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए आपकी बुक में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं उन्होंने ऐसे ही किए हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम लिखते हुए अगर आप सिंपल ऐसे पाई आर स्केयर फार्मूला भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं। एल्गोरिदम बेसिकली काम करने का तरीका होता है, वो बताता है कि आपने कोई काम कैसे करना है, क्या फार्मूला लगाना है, ये आप अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी चल सकता है। लेकिन चूँकि आपने कंप्यूटर की मदद से ये प्रोग्राम बनाने भी हैं तो इसलिए आपकी बुक में उन्होंने ये फॉर्मेट इख्तियार किया है कि जिस अंदाज़ में आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है वो अंदाज़ आपको यहाँ पे एल्गोरिदम लिखते हुए ही सिखा दिया जाए, ताकि आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखने में कोई इशू ना हो और आप आसानी से वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे सकें, समझने में आसानी हो। तो इसलिए ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ए इज़ इक्वल टू इसको इस अंदाज में। ये जो जिसको मैं टिक कर रहा हूँ ये अंदाज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का है और एल्गोरिदम लिखने के लिए ये भी इस्तेमाल हो सकता है और सिंपली ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका 10 पार्ट। इसमें क्या है कि हमने एल्गोरिदम बनाना है, लिखना है किस सूरत में कि कोई कार उसका तय करदा फासला हमने मालूम करना है, वो एवरेज स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो और टी सेकंड्स में उसने जितना फासला तय किया, इसके लिए हमने एल्गोरिदम डेवलप करना है। तो बेटे फिज़िक्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वो इसमें इस्तेमाल होगा। S इज़ इक्वल टू वी टी के डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये फार्मूला। अच्छा, अब इसका हमने इस्तेमाल करना। अब इसमें मैं दूसरा तरीका जो आपकी बुक में एल्गोरिदम्स का दिया गया है उसको बता रहा हूँ। अब ये प्रैक्टिकल कॉपी में आपको मिलेगा, नोट्स वगैरह में भी आपको मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में ये भी तरीका मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों में से जो मर्ज़ी आप इख्तियार कर सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले एल्गोरिदम के आगाज़ में बिगन और जहाँ पे इख्तिताम होगा अंडरस्टूड होगा कि एंड आएगा। बिगन के बाद आप यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है कि कुछ चीज़ें लिखी हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखी, आगे बढ़ा के लिखी। और ये देखें ये मैंने और आगे बढ़ा दी, इसको पीछे कर दिया, इसको और पीछे कर दिया। ये क्यों किया बेटे? जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं या एल्गोरिदम डेवलप करते हैं तो आप इस किस्म के काम करते हैं ताकि जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसकी रीडेबिलिटी बढ़े, कि उसको पढ़ते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मिस्टेक्स आप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो वाज़े हो, क्योंकि उसके बाद फर्दर आपने प्रोग्रामिंग करनी और ज़रा सा आपने गलत चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया तो सारे के सारी मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी। इसलिए रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और बेहतर तौर पे
वाज़े नज़र आने के लिए ये काम किया जाता है। इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। हमने इसको इंडेंट कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा सा ताकि वाज़े। अब देखें, सबसे पहले प्रिंट एंटर एवरेज स्पीड। हमने एल्गोरिदम जो बनाया, हम ये कह रहे हैं कि हम स्क्रीन पे पैगाम देंगे यूज़र को कि तुम एवरेज स्पीड एंटर करो। अब जब यूज़र ने स्क्रीन पे लिखा हुआ देखा एंटर एवरेज स्पीड, तो क्या करेगा, वो एवरेज स्पीड को एंटर करेगा। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड जब यूज़र ने कीबोर्ड से इनपुट दिया, वो इनपुट ले लिया और v नाम के वेरिएबल में वो स्टोर कर ली। कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है बेटा, इंसान का जहन है, वो उसमें चीज़ें स्टोर करता है, उसकी मेमोरी है। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी है, और ये जो मेमोरी मिलती है ये आपको रन टाइम पे मिलती है, और जितनी देर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है उस वक्त तक ये मेमोरी आपके इस्तेमाल में आएगी। उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ये मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के तसर्रुफ में वापस चली जाती है। तो ये जो मेमोरी आपको मिलती है प्रोग्राम के दौरान यूज़र से डेटा को इनपुट लेके रखने के लिए, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के रिज़ल्ट्स को स्टोर करने के लिए, ये मेमोरी कहलाती है वेरिएबल। और इसको आपने कोई ना कोई नाम दिया होता है सहूलत के लिए। तो मैंने यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन को नाम दिया v, जिस जगह पे वो वैल्यू स्टोर होगी जब यूज़र एवरेज स्पीड एंटर होगा। चुनांचे v वेरिएबल के अंदर उसने एवरेज स्पीड जो एंटर की वो मैंने स्टोर करके रख ली कंप्यूटर। फिर यूज़र को दोबारा पैगाम दिया, क्योंकि दो चीज़ें हमने उससे पूछनी, एवरेज स्पीड बताओ, टाइम बताओ, तब मैं तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। अब अगली बात, प्रिंट, स्क्रीन पे फिर मैसेज यूज़र को दिया, प्रिंट करो टाइम, एंटर टाइम, टाइम एंटर करो। अब प्रिंट एंटर टाइम से मुराद क्या होगा कि स्क्रीन पे एक मैसेज जाहिर होगा कि तुम यूज़र के लिए टाइम को एंटर करो। बेटे ये जो मैसेजेस हम जाहिर कर रहे हैं ये इंसान का और कंप्यूटर का एक इंटरेक्शन, एक ताल्लुक बनाने के लिए कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इनपुट वी इनपुट टी भी कर सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन पे सवालिया निशान आ जाएगा और इनपुट ले लेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा, यूज़र को क्या पता चलेगा क्या इनपुट करना है। चले मैंने तो एल्गोरिदम लिखा, मैंने इस प्रोग्राम लिख दिया, मुझे तो पता है मैंने ये एंटर करना है, लेकिन अगर प्रोग्राम बना के मैंने छोड़ दिया, कुछ अरसे के बाद किया, तो फिर मुझे नहीं याद आएगा कि मैंने कैसे करना है। तो इसलिए यूज़र के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने के लिए और उससे दुरुस्त तौर पे बिहेव करवाने के लिए कि वो दुरुस्त सिमत में चले, आपके प्रोग्राम को किसी गलत इनपुट की वजह से या किसी और वजह से वो प्रोग्राम क्रैश ना कर दे, कोई इशू ना बना दे। तो इसलिए आप यूज़र के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप करते हैं, उसको बताते हैं क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, और जैसा आप चाहते हैं वैसा यूज़र रिस्पॉन्ड फिर नतीजतन करता चला जाता है। तो जब आपने एंटर टाइम का, तो यूज़र का रद्द अमल ये होगा वो टाइम ही एंटर करे। अगर इनपुट वी इनपुट टी लिखा है, सवालिया निशान आया, तो वो क्या हो सकता है, वो वी की जगह पे कुछ और पुट कर दे, कोई नाम लिख दे या टी की वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई और कैलकुलेशन हो रही हो या कुछ और काम करना हो तो उसमें तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो टाइम, जब वो उसे मैसेज मिला यूज़र को एंटर टाइम, टाइम एंटर करो, तो वो टाइम एंटर करेगा और टी नाम के वेरिएबल में टाइम स्टोर कर लिया। यूज़र से इनपुट लिया और कहाँ पे स्टोर कर दिया, टी नाम के वेरिएबल। तो ये ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है टी, दूसरे लफ्ज़ों में ये वेरिएबल टी हुआ और उसके अंदर यूज़र का दिया गया टाइम स्टोर हो। फिर अब आपने डिस्टेंस कवर्ड वो फाइंड करना। तो बेटे जब तक आपको फार्मूला नहीं पता, जैसे पिछले एल्गोरिदम में आपको अगर एरिया का फार्मूला नहीं पता तो आप ये एल्गोरिदम डेवलप ही नहीं कर सकें, ऐसे ही अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करने का फार्मूला नहीं पता तो बिल्कुल ये बेकार है, आप इसके लिए एल्गोरिदम ही नहीं लिख सकें।
तो फिज़िक्स का में आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो S इज इक्वल टू वी टी, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ। तो कंप्यूटर में अगर आप वी टी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो v को t से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। मैथमेटिक्स में वी टी से मुराद v मल्टीप्लाइड बाई टी होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के जार्गन में अगर आपने मल्टीप्लाई को जाहिर करना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्टेरिक का सिंबल लगाना पड़ेगा। इसको असल लफ्ज़ इसका नाम है एस्टरिस्क, और इसको स्टेरिक भी बोल देते हैं, स्टेरिक बोल देते हैं, स्टार कह देते हैं, तो मुख्तलिफ तरह से इसको कहा जाता है। तो v स्टेरिक t जब लिखा जाएगा इसका मतलब है v मल्टीप्लाइड बाई टी, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। चुनाचे क्या होगा कि v की और t की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी और s नाम की मेमोरी लोकेशन या दूसरे लफ्ज़ों में s वेरिएबल के अंदर उसका नतीजा स्टोर हो जाएगा। फिर अब आपने डिस्टेंस कवर्ड मालूम करके s नामी मेमोरी लोकेशन पे रख लिया या s वेरिएबल के अंदर रख लिया, चुनाचे क्या करना है, फिर वो नतीजे को जाहिर भी तो करना है, वरना ये सारा काम बेसूद होगा। आपने कैलकुलेट कर ली है कोई चीज़, उसको किसी दूसरे काम के लिए अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या यूज़र को आप नहीं दे रहे बतौर आउटपुट, तो फिर ये सारी कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये तो बेसूद होगी। इसलिए आपने, चूँकि हमें दरकार ये है कि डिस्टेंस कवर्ड तयशुदा फासला वो मालूम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तयशुदा फासला वो उसके बारे में बताएंगे कि ये इतना है। तो बताने के लिए यूज़र को आउटपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट से क्या होगा कि स्क्रीन पे वो जाहिर हो जाएगा, स्क्रीन पे आउटपुट चला जाएगा। और प्रिंट एस, इससे क्या मुराद है कि एस नाम की मेमोरी लोकेशन या एस वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको स्क्रीन पे जाहिर कर दो, स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। चुनाचे ये एस की वैल्यू डिस्टेंस कवर्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके साथ मैसेज देना चाहें तो बिल्कुल एक लाइन और पहले लिख लें, उसके साथ प्रिंट का मैसेज दे दें, प्रिंट डिस्टेंस कवर्ड इज़, और फिर आउटपुट कर दें एस, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने स्टेप कम करने के लिए सिंपली प्रिंट एस लिख दिया, क्योंकि एल्गोरिदम बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम अभी डेवलप नहीं किया। और उसके बाद चूँकि जो काम करना था हमने कर लिया, इसके बाद एंड आ गया, और एंड से क्या हुआ कि ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपका एल्गोरिदम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन का क्या हिसाब रखा ज़रा देखें। ये बिगन था, तो आप देखें इसी की सीध में मैंने एंड लिख दिया कि ये बिगन हो रहा है। थोड़ा सा मैंने फासला छोड़ा इंडेंटेशन करके, ये मैंने जो एक जैसे काम थे वो कर दिया। अब इससे रीडेबिलिटी बढ़ गई। अब ये कैलकुलेशन थी, इसको मैंने और आगे करके वो लिख दिए ताकि पता चले कि मुख्तलिफ काम कैसे हो रहे हैं। इससे रीडेबिलिटी बढ़ गई, इंडेंटेशन से ये फ़ायदा हुआ। एल्गोरिदम्स बनाते हुए भी हम इंडेंटेशन करते हैं, और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस वक्त भी ये करते हैं ताकि हमारा कोड, हमारा एल्गोरिदम वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल हो। रीडेबल होगा तो ही हम बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे, तो ही गलती आसानी से तलाश हो। अगरचे टूल्स हैं वो पॉइंट आउट कर देते हैं मिस्टेक्स, लेकिन हर जगह पे टूल अवेलेबल नहीं होते, और कोई काम करने का कोई एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा तरीका होता है, उसको अपनाना चाहिए। तो उसके नुक्ते नज़र से मैंने ये बात आपको बताई। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए, उम्मीद है आपको ये वाज़ेह हो चुका होगा।